अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। होप यू विल बी फाइन बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वाले वीडियो लेक्चर की शुरुआत हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12 से, जो कि एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन है। चलिए बेटा देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है। आउट ऑफ 30 फ्रूट 13 आर मैंगोज एंड द रिमेनिंग आर ऑरेंजेस, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द ऑरेंजेस टू द मैंगोज। बेटा हमारे पास में क्वेश्चन में बताया गया है कि 30 फ्रूट्स हमारे पास में है, जिनमें बेटा 13 मैंगोज दी गई है हमें, और बेटा जो रिमेनिंग नंबर ऑफ फ्रूट्स है वो ऑरेंजेस है। हमें यहां पे निकालना है बेटा रेशियो ऑफ द ऑरेंजेस टू दैट ऑफ द मैंगोज। ऑरेंजेस का रेशियो हमें निकालना है बेटा मैंगोज के साथ। अब जरा बताइए, हमने आपको बताया था दो नंबर या दो क्वांटिटीज का रेशियो निकालने के लिए हमें पहले नंबर या पहली क्वांटिटी को दूसरे नंबर या दूसरी क्वांटिटी से एक्चुअल में डिवाइड करना पड़ता है। तो इसका मतलब है दोनों क्वांटिटीज के बारे में हमारे पास में मालूमात होनी चाहिए, दोनों क्वांटिटी या दोनों नंबर्स हमारे पास में होने चाहिए। अब यहाँ पे हमें रेशियो क्या निकालना है? रेशियो ऑरेंजेस का निकालना है मैंगोज के साथ। जब तक कि हमारे पास में नंबर ऑफ ऑरेंजेस और नंबर ऑफ मैंगोज नहीं होंगे तब तक ये रेशियो नहीं निकाल सकती। मैंगोज के बारे में हमें चिंता को करने की कोई बात नहीं है। तो इसका मतलब बिकॉज नंबर ऑफ मैंगोज हमें 13 दी गई है, तो मसला यहाँ पे ऑरेंजेस का है। हाउ टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ ऑरेंजेस? तो नंबर ऑफ ऑरेंजेस क्या, हमें बेटा टोटल फ्रूट्स में से जब हम नंबर ऑफ मैंगो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो तो वहां पे हमारे पास में आएगा ना ऑरेंजेस। बिकॉज हमारे पास में जो फ्रूट्स है उसमें खाली दो ही टाइप्स ऑफ फ्रूट्स है। एक टाइप ऑफ फ्रूट्स हमारे पास में बेटा मैंगो, दूसरे जो टाइप ऑफ फ्रूट्स है वो हमारे पास में ऑरेंजेस है। अगर टोटल फ्रूट्स में से हम बेटा नंबर ऑफ मैंगो सब्ट्रैक्ट करेंगे, वहां से हमारे पास में आएगा बेटा क्या, नंबर ऑफ ऑरेंजेस। फिर जो ही हमें नंबर ऑफ ऑरेंजेस मिलेगा, हम नंबर ऑफ ऑरेंजेस को बेटा नंबर ऑफ मैंगोज से डिवाइड करेंगे, वो हमारे पास में रिक्वायर्ड रेशियो आएगा ऑरेंजेस का बेटा मैंगोज के साथ। चले बेटा इस क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ पे हम करते हैं अपना इसका सोल्यूशन कंसिडर। ठीक, चले बेटा यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स, गिवन टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स, टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स जो हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स है वो बेटा 30 नंबर है। ओके, उसके बाद में आल्सो नंबर ऑफ मैंगोज, नंबर ऑफ मैंगोज हमारे पास में कितनी है, वो बेटा 13 नंबर है। ठीक है, क्लियरली नंबर ऑफ ऑरेंजेस विल बी नंबर ऑफ ऑरेंजेस विल बी इक्वल टू बेटा टोटल फ्रूट्स में से बेटा हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट नंबर ऑफ मैंगो सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 30 माइनस 13 हम निकालेंगे। ठीक, तो ये जो डिफरेंस हमारे पास में आएगी 10 में से 3 तो 7 आएंगे, यहाँ पे 2 रहेंगे, 2 में से 1 तो बेटा 1 आएगा। इसका मतलब नंबर ऑफ ऑरेंजेस जो हमारे पास में इसमें होंगे बेटा, ठीक, वो कितने हो गए, 17 नंबर। देयरफॉर द रेशियो ऑफ द ऑरेंजेस टू दैट ऑफ द मैंगोज विल बी, वही हमने निकालना बेटा। Therefore, the ratio of the oranges to that of the apples, to that of the beta mangoes, sorry, to that of the मैंगोज विल बी, वो क्या होगा बेटा, विल बी इक्वल टू बेटा नंबर ऑफ ऑरेंजेस को हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ मैंगोज से। नंबर ऑफ ऑरेंजेस 17 है, नंबर ऑफ मैंगोज 13 है, तो ये हमारे पास में फ्रैक्शन आ गया। इसका कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन, किसका कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन कॉरेस्पॉन्ड टू द नंबर ऑफ ऑरेंजेस टू द नंबर ऑफ बेटा मैंगोज। अब बेटा 17 खुद प्राइम नंबर है, इसके खाली दो फैक्टर है 1 और 17, और 13 खुद प्राइम नंबर है। ठीक है, इसका मतलब इसके जो फैक्टर्स हो गए 1 और 13 हो गए, जिसकी वजह से अगर आपको दिखेगा बेटा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इस फ्रैक्शन के बेटा एचसीएफ कितना रखते हैं, 1 रखते हैं, यानी कि देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1। एज अ रिजल्ट बेटा ये जो फ्रैक्शन है ये ऑलरेडी से रेडीमेडली हमारे पास में सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया गया है, वरना जो भी रेशो या जो भी फ्रैक्शन हमारे पास में होता है उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना ही पड़ता है हमें, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, जब तक कि हमारे पास में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का बेटा एचसीएफ 1 के बराबर नहीं आता है तब तक उसको हम रिड्यूस करते जाते हैं।
क्योंकि रेशो का हमेशा हम लिखते बेटा सिंपलेस्ट फॉर्म में, या फ्रैक्शन को भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा गया। अब तो यहाँ पे हमारे लिए काम पूरा किया गया है कि ये जो फ्रैक्शन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है बेटा, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, तो डायरेक्ट से हम इसको रेशो में कन्वर्ट करेंगे तो इस फ्रैक्शन का जो कॉरस्पॉन्डिंग रेशो होगा वो आएगा बेटा 17:13। 17:13, इसका मतलब अगर हमारे पास में 17 प्लस 13 यानी कि कुल मिला के 30 फ्रूट्स है, उसमें से बेटा 17 हो गए बेटा ऑरेंजेस और 13 क्या हो गए बेटा 13 विल बी द नंबर ऑफ मैंगोज, बिकॉज यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर नहीं था, इसलिए बेटा जो रेशो आ गया वो एक्चुअल नंबर के बराबर आ गया। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स वी शैल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट्स डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 और 16 बेटा दे बियर द सेम सॉल्यूशन, इनको एक जैसे तरीके से हमने करना है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या बताया गया है, द टू नंबर्स आर इन द रेशो ऑफ 8:7, मतलब दो नंबर्स हमारे पास में, दो नंबर्स भी हो सकते हैं, दो क्वांटिटीज भी हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 13 में हमें बताया गया है बेटा दो नंबर्स आपके पास में जिनका रेशो दिया गया है 8:7, 8:7, ठीक। दियर सम इज 60, इनका जो सम है उन दोनों नंबर्स का जो सम है वो बेटा 60 के बराबर है। हमें बताना है फाइंड द टू नंबर्स, हमें उन दो नंबर्स को बेटा निकालना है। याद रखना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, बेटा दो नंबर्स हमारे पास में है, उनका रेशो 8:7 दिया गया है और उनका जो सम है 60 है बेटा। हमें बताना है कि व्हाट आर द टू नंबर्स, दो नंबर्स क्या होंगे, ठीक। बेटे देखिए बेटा जब भी हमारे पास में कोई रेशो होता है, ये रेशो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया गया होता है, वहीं से मतलब कहीं पे भी कोई दो क्वांटिटीज का अगर आपको रेशो दिया गया होगा या तीन क्वांटिटीज का रेशो दिया गया होगा बेटा, उनमें जो कॉमन फैक्टर होता है ना वो कैंसल आउट पहले से हुआ होता है, ठीक। तो जब वो कैंसल आउट हुआ होता है वो हमें पता नहीं होता है वो कौन सा कॉमन फैक्टर होगा इस एंटीसीडेंट और बेटा कंसिक्वेंट में, इसलिए बेटा वो हम कॉमन फैक्टर इसलिए एक्स रखते हैं, ठीक है। जो दो नंबर्स हमारे पास में जिनका बेटा रेशो 8:7 दिया गया है, डज इट मीन कि पहला नंबर 8 है और दूसरा नंबर 7 है? बिल्कुल नहीं, बिकॉज अगर पहला नंबर 8 होगा दूसरा नंबर 7 होगा, मसलन अगर मैं आपको बताऊंगा पहला नंबर फर्स्ट नंबर इज टू बेटा सेकंड नंबर, वो रेशो किसके बराबर दिया गया है 8:7। इन्हीं दो नंबर्स का जो सम है बेटा वो 60, और मैं फर्स्ट नंबर को डिवाइड करूंगा बेटा सेकंड नंबर, मैंने सिंपली इस रेशो को बेटा कन्वर्ट किया डिवीजन साइन में और इस रेशो को कन्वर्ट किया असल में मैंने एक फ्रैक्शन के तौर पे, तो यहाँ पे बेटा क्या आएगा 8/7। डज इट मीन कि फर्स्ट नंबर 8 होगा और सेकंड नंबर 7 होगा? अगर पहला नंबर 8 होगा दूसरा नंबर 7 होगा, सम ऑफ नंबर 60 दिया गया है, तो इन दोनों नंबर्स का सम तो 60 के बराबर आना चाहिए। लेकिन अगर आप देखोगे बेटा 8 + 7 कितना आता है, 8 + 8 हो गया 16 बेटा, ये 50 नहीं हो गए, बिकॉज 8 और 7 को जब हम ऐड करेंगे वो 15 आएगा। इन दोनों यानी कि जो हमारे पास में एंटीसीडेंट और कंसिक्वेंट है यानी कि 8 और 7 है, उनका सम कितना आया 15 आ गया। इसका मतलब पहला नंबर 8 नहीं है, दूसरा नंबर बेटा 7 नहीं है। अब वो नंबर कौन होगा, पहला नंबर कौन होगा, दूसरा नंबर कौन होगा, वो कहां से मिलेगा बेटा? असल में जब ये रेशो निकाला गया है, इसका पहले सवाल वाले ने क्या किया होगा, एक फ्रैक्शन लिखा होगा, उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर हुआ होगा, वो कॉमन फैक्टर उस बंदे ने कैंसिल आउट किया है। कैंसिल आउट करने के बाद बेटा हमारे पास में जो रेशो आया 8:7 आया। वो कॉमन फैक्टर कौन है, क्योंकि वो हमारे पास में अभी मालूम नहीं है वो कॉमन फैक्टर कौन है, उसी को तो हमें निकालना है। जो ही हमें पता चलेगा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वो कॉमन फैक्टर कौन है जिसको कैंसिल आउट हुआ है, हमें उसको 60 के साथ भी और 7 के साथ भी मल्टीपल करना पड़ेगा। 8 के साथ मल्टीपल करेंगे पहला नंबर मिलेगा, 7 के साथ मल्टीपल करेंगे दूसरा नंबर मिलेगा। अब बेटा वो अननोन नंबर है, अननोन उसको बेटा हम अलजेब्रिकली किससे डिनोट करते हैं, वेरिएबल्स से। तो वेरिएबल्स किससे डिनोट किए जाते हैं बेटा, एक्स से। हम बताएंगे बेटा लेट एक्स बी द कॉमन फैक्टर बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड नंबर, तो पहला नंबर किसके बराबर आएगा 8x।
अगर कॉमन फैक्टर इनके दरमियान x होगा, पहला नंबर 8x होगा, दूसरा नंबर बेटा 7x होगा, फिर से x कैंसिल, हमारे पास में फ्रैक्शन फिर से बेटा 8/7, तो रेशो आएगा 8:7। आई बात समझ में? जैसे मैंने रेशो को स्टार्टिंग में ही बताया था आपको, अगर मैं अपनी एज का रेशो निकालूंगा ज़रफ शाह की एज के साथ, सपोज वो बेटा 2:1 है, मेरी एज का रेशो, सपोज मेरी एज है बेटा 30 इयर्स, मान लीजिए ज़रफ शाह की एज है बेटा 15 इयर्स, तो जो रेशो ऑफ एज ऑफ तौसीफ सर और ज़रफ शाह अहमद होगा बेटा, वो मैंने बताया था, तौसीफ सर की एज को डिवाइड करेंगे ज़रफ शाह की एज से, मतलब 30 को बेटा डिवाइड करेंगे 15। ठीक है, ये एक्चुअल एजेस हमारी नहीं है, समझने के लिए बेटा। फिर इनमें कॉमन फैक्टर कौन है? 15 है, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30 आएगा, फ्रैक्शन आया 2/1। रेशो ऑफ तौसीफ सर टू द ज़रफ शाह एज क्या आया बेटा? 2:1। डज इट मीन कि तौसीफ सर 2 साल का है और बेटा ज़रफ शाह 1 साल की है? नहीं बेटा, असल में 2:1 जो है ना ये रेशो, असल में ये रेशो, इस रेशो का कोई कॉरस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन होगा, उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर होगा, वो कॉमन फैक्टर जो ही हमें पता चलेगा, हमें तौसीफ सर की एज का भी पता चलेगा और ज़रफ शाह अहमद का भी एज का पता चलेगा। और वो कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या है? वो तो इंप्लाइड है, वो 15 है, सही बात। 15 में 2 को मल्टीपल करूंगा, 15 इंटू 2 बेटा, कॉमन फैक्टर है ना 15, 15 इंटू अगर 2 करेंगे हम बेटा, वो 30 आएगा, जो कि तौसीफ सर की एक्चुअल एज थी। और जब हम 15 इंटू 1 करेंगे, बिकॉज ज़रफ शाह अहमद के कॉरस्पॉन्डिंग में जो रेशो का वैल्यू आया कंसिकेंट का, वो बेटा 1 है। अब बेटा 15 इंटू 1 कितना आएगा? 15 ईयर्स आएगा, मतलब ज़रफ शाह की एज 15 साल है, तौसीफ सर की एज 30 ईयर्स है। आई मीन टू से दैट बेटा, जितना भी ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, जब भी आपके पास में दो क्वांटिटीज या दो नंबर्स का रेशो दिया गया होगा, उन दोनों उन रेशोज, वो रेशो असल में हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। अगर वो रेशो सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा, उसका कॉरस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। वो सिंपलेस्ट, उसका जो एक्चुअल फ्रैक्शन होगा, उस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर होता है। अब हमें पता नहीं है कि एंटीसीडेंट और कंसिकेंट ए और बी में क्या कॉमन फैक्टर है, इसलिए हम एक आर्बिट्रेरी कॉमन फैक्टर लगाते हैं पहले नंबर और दूसरे नंबर के लिए, या दोनों क्वांटिटीज के लिए। वो हम यूजुअली डिनोट करते हैं एक्स से, बिकॉज दैट इज अननोन टू अस, और अननोन को डिनोट करने का तरीका अलजेब्रा में बेटा एक्स से होता है, वाई से होता है। ठीक वही हम करेंगे यहाँ पे भी। हम मानेंगे कि जो रेशो हमें दिया गया है दो नंबर्स का 8:7 है, इट डजंट मीन कि पहला नंबर 8 है, दूसरा नंबर 7 है। अगर पहला नंबर 8 होता, दूसरा नंबर 7 होता, तो क्वेश्चन के हिसाब से बताया गया दोनों नंबर्स का सम है 60। अब वो तो हमें 60 नहीं मिलता है ना, अभी मैंने बताया था 8 और 7 15 होते हैं, वो तो 15 ही आता है। इसका मतलब बेटा इस एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट में कॉमन फैक्टर 1 नहीं है। वो कौन होगा? वो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, कोई भी और नंबर हो सकता है अदर देन बेटा 1। अब वो कॉमन फैक्टर हम मानेंगे एक्स से, तो पहला नंबर किसके बराबर आएगा? 8 इंटू एक्स। जैसे भी मैंने बताया था, तौसीफ सर और ज़रफ शाह की एज के दरमियान जो बेटा कॉमन फैक्टर था वो 15 था, जो ही मैंने 15 लिया, तो तौसीफ सर की एज कैसे आई बेटा? आपने तौसीफ सर का के कॉरस्पॉन्डिंग में जो आपको रेशो में नंबर मिला था एंटीसीडेंट, उसको आपने 2 से 15 से मल्टीपल किया, वो 30 आ गया तौसीफ सर की एज। और ज़रफ शाह अहमद के कॉरस्पॉन्डिंग में जो आपको आपके रेशो में नंबर आया वो 1 है बेटा, उसको आपने कॉमन फैक्टर से मल्टीपल किया, आपके पास में ज़रफ शाह अहमद की एज आ गई। इसी तरीके से अगर कॉमन फैक्टर 8 और 7 में, इन दोनों नंबर्स में बेटा एक्स होगा, पहला नंबर फिर जो एंटीसीडेंट का वैल्यू होगा उसको हम कॉमन फैक्टर से मल्टीपल करेंगे एक्स से, 8 इंटू एक्स 8x आएगा। दूसरा नंबर किसके बराबर होगा? दूसरा नंबर बेटा जो कंसिक्वेंट है उसको हम कॉमन फैक्टर से मल्टीपल करेंगे, दैट इज 7 इंटू एक्स, दैट 7x। फिर उन्हीं दोनों नंबर्स का सम हम ले लेंगे बेटा, 60 के बराबर है, वहां से हमारे पास में x का वैल्यू होगा, x का वैल्यू आएगा, जो ही x का वैल्यू आएगा हमारे पास में सभी जो बेटा उलझने थी ना वो सुलझ जाएंगे। आप देखिए बेटा हम कैसे करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन के साथ साथ करने से हमें ये क्लियर होगा। ठीक, मैं यहाँ पे लिखूंगा ऐसे सॉल्यूशन बेटा क्वेश्चन नंबर 13 का। गिवन रेशियो ऑफ टू नंबर्स, गिवन रेशियो RATIO, रेशियो ऑफ टू नंबर्स, रेशियो ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स का रेशो किसके बराबर दिया गया है? 8:7 दिया गया है। ठीक है, हम बताएंगे ऐसे बेटा, लेट x बी द कॉमन फैक्टर जिसको रिड्यूस हमने किया बेटा, जिसको कैंसिल आउट किया है, लेट x बी द कॉमन फैक्टर बिटवीन
द फर्स्ट एंड सेकंड नंबर, बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड नंबर respectively. So respectively. So फर्स्ट नंबर किसके बराबर आएगा? जो बेटा आपका एंटीसीडेंट होगा रेशो का, उसको x के साथ मल्टीपल करना है। 8 इंटू एक्स बेटा 8x आएगा, फर्स्ट नंबर 8x होगा, ठीक है। ऑल्सो सेकंड नंबर किसके बराबर होगा? जो कंसिक्वेंट है बेटा उसको कॉमन फैक्टर से मल्टीपल करेंगे, वो 7x आएगा, दूसरा नंबर 7x होगा। नाउ द एडिशन, नाउ द सम ऑफ टू नंबर्स, वो दिया गया है बेटा 60, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ टू नंबर्स, वो बेटा कितना दिया गया है? सम ऑफ टू नंबर्स बेटा दिया गया हमें 60। अब जरा बताइए, सम ऑफ टू नंबर्स का मतलब बेटा पहला नंबर जो कि 8x हमें मिला, दूसरा नंबर जो कि बेटा 7x हमें मिला, 8x प्लस 7x ही होगा ना बेटा 60 के बराबर। अब ये अलजेब्रिक इक्वेशन बन गई, और अलजेब्रिक इक्वेशन हमें सॉल्व करना आता है क्योंकि वो चैप्टर ऑलरेडी से हमने पढ़ा है। 8x प्लस 7x वो मैंने बताया था बेटा अभी 15x होगा, 7 7 के 14 बेकोस आगो 15x इज इक्वल टू बेटा 60। अब हमें यहाँ पे निकालना क्या है बेटा? हमें वेरिएबल का वैल्यू निकालना है। जितने भी नंबर्स हमारे पास में वेरिएबल के साथ जुड़े हुए होंगे उनको हमने न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, उनको यहाँ से रफू चक्कर करना पड़ेगा फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो इसके साथ x के साथ जुड़ा हुआ है 15, कैसे? मल्टीप्लिकेटिवली। तो दोनों साइड से बेटा हम डिवाइड करेंगे 15 से, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगा डिवाइडिंग 15 ऑन बोथ साइड्स, डिवाइडिंग 15 यहाँ साइड में हम लिखेंगे बेटा, यहाँ पे डिवाइडिंग 15 ऑन बोथ साइड्स कामा वी गेट, हमें क्या मिलेगा, ठीक है। तो 15 जब हम दोनों साइड से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आएगा 15x डिवाइड बाय 15, राइट साइड में 60 डिवाइड बाय 15 आएगा, ठीक। तो इतना समझ में आया। अब देखिए बेटा इधर 15 1 जार 15, 15 1 जार 15, मतलब कॉमन फैक्टर हमने कैंसिल आउट किया। अब देखिए बेटा 15 15 हुए 30, ठीक है, 30 और 15 हो गए 45, 45 और 15 हो गए बेटा 60। समझ में आई बात? मतलब 15 1 जार 15, 4 जार 60, यहाँ तो इसको 5 से आप रिड्यूस कर सकते हो, 5 3 जार 15, ठीक है, 5 1 जार 5 एक रहेगा, 5 2 जार 10, 5 2 जार 10, 3 1 जार 3, 3 4 जार 12, वही मैंने बताया था 15 1 जार 15 4 जार आएगा। इम्प्लाइज दैट यहाँ पे x हमें मिला और यहाँ पे राइट साइड में 4 मिला। इसका मतलब क्या? x का वैल्यू निकला। x क्या था? x का नेचर क्या था असल में? सर x वाज द कॉमन फैक्टर बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड नंबर। अगर कॉमन फैक्टर x है तो पहला नंबर किसके बराबर होगा? अगर कॉमन फैक्टर x है और वो हमें निकला 4 है तो पहला नंबर किसके बराबर आएगा? 8 इंटू 4, 8 4 जार 32। सेकंड नंबर किसके बराबर आएगा? 7 4 जार 28, मतलब 28 आएगा दूसरा नंबर, ठीक है। देयरफॉर फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू बेटा 8x आएगा, विच विल बी इक्वल टू 8 इंटू 4, 8 4 जार 32 होगा। ऑल्सो सेकंड नंबर हमारे पास में है बेटा 7x का मतलब 7 इंटू 4, 7 4 जार 28 आएगा बेटा, 28 आएगा। देखो बेटा अब सम कितना दिया गया था नंबर्स का, हमारा क्वेश्चन हो गया, ये रफ वर्क है बेटा इधर, ठीक है। हमारे पास में दोनों नंबर्स का सम बताया गया था 60 है। अब देखिए एक्चुअल में भी 60 आएगा। 32 को अगर हम दूसरे नंबर 28 के साथ ऐड करेंगे, 8 प्लस 2 बेटा 10 होगी, एक चढ़ेगा कैरी, 3 जगह पहुंचता गया 6 ना, सम गोबर 68। तो हम लोगों को पहला नंबर कौन है? 32 है, दूसरा नंबर कौन है? 28 है। उम्मीद करते कि बेटा ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स वी शैल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट्स क्वेश्चन नंबर 14। दैट्स डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14। आप इसका उसके लिए स्क्रीनशॉट उठाइए। आई एम गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। ओके बेटा, उम्मीद करते हैं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है, जितने भी क्वेश्चन हमने किया है और बाकी के जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन है, उसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपको रेशो दिया गया होगा, रेशो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। रेशो का कॉरस्पॉन्डिंग फैक्टर फ्रैक्शन जो होगा बेटा, फ्रैक्शन जो होगा उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर होता है जो कि हमने कैंसिल आउट किया होता है, ठीक। अब बेटा
उन क्वांटिटीज को एक्चुअल में निकालना, उन नंबर्स को एक्चुअल में फाइंड आउट करने के लिए बेटा हम कॉमन फैक्टर यूजुअली वेरिएबल के तौर पे इंट्रोड्यूस करते हैं एक्स। फिर हमारे पास में फटफड़ाते हुए अपने रिक्वायर्ड नंबर्स जैसे क्वेश्चन नंबर 13 में मिले थे वैसे बेटा बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन में आएंगे। सो आई एम गोइंग टू रब दिस। मैं अब बेटा क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करूंगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना बेटा फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए उसको छोड़ ही देते हैं, ठीक, क्योंकि आपका डेट शीट भी निकला है, ठीक। अगर हम अब ज्यादा करेंगे आपके कंसेप्ट तो इंशाल्लाह हम करेंगे क्लियर सभी, ठीक। अगर कोई क्वेश्चन ड्रॉप होगा हम नहीं दिखाएंगे, मतलब कि आपको मान के चलना है कि पेपर में वो नहीं आने वाला है, लेकिन कंसेप्ट बेटा आपको सभी करना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 नहीं करेंगे हम, जितने क्वेश्चन मैं खुद दिखाऊंगा उनमें से ही पेपर होगा इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 14 जो है बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 में हमें बताया गया द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री। हमारे पास में दो एंगल्स है जिनका फिर से अभी इससे पहले नंबर देखे गए थे जिनका सम 60 के बराबर था। यहां पे हमें दो एंगल्स दिए गए हैं जिनका सम 90 के बराबर है। द एंगल्स आर इन द रेशो ऑफ 2:3। दोनों एंगल्स जो है ना बेटा उनका जो रेशो है वो 2:3 के बराबर है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। हमें दोनों एंगल्स का मेजर निकालना है। फिर से मैं बताऊंगा बेटा, हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 14 में बताया गया है दो एंगल्स है जिनका सम 90 है। कितना है बेटा? सम उनका 90 है। उनका जो रेशो जब निकाला गया है वो 2:3 है। हमें बताना है दोनों एंगल्स का मेजर कितना होगा। अब जरा बताइए फिर से, दो एंगल्स मतलब दो क्वांटिटीज, बिकॉज एंगल एक ज्योमेट्रिकल फिगर है, उसको नाप सकते हैं। कोई भी चीज जो नाप सकते हैं बेटा उसको बोला जाता है क्वांटिटी। मतलब हमें दो क्वांटिटीज का रेशो दिया गया है। रेशो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, तो यहाँ पे भी जो दो एंगल्स हो गए बेटा वो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गए। क्यों हो गए सिंपलेस्ट फॉर्म में? बिकॉज अगर हम पहला एंगल बताएंगे कि वो 2 है, उसका वैल्यू 2 डिग्री है, दूसरा एंगल का मेजर 3 डिग्री है, 2 डिग्री प्लस 3 डिग्री वो 5 डिग्री ही आएगा। 2 डिग्री प्लस 3 डिग्री वो बेटा 5 डिग्री होगा। लेकिन बताया गया है कि दोनों एंगल्स का जो मेजर है वो बेटा 90 डिग्री है। कितना है? 90 डिग्री। इस डिग्री वर्ड को हम छोटा सा नॉट ऊपर लगाते हैं नंबर के ऊपर, ये डिग्री कहलाता है। लेकिन यहाँ तो 5 ही आया, इसका मतलब पहला एंगल बेटा 2 डिग्री नहीं है, दूसरा एंगल बेटा 3 डिग्री नहीं है। इसका मतलब क्या बेटा? इन दोनों एंगल्स में कोई कॉमन फैक्टर होगा जो कि कैंसल आउट हुआ है। सो फॉर फाइंडिंग आउट द गिवन एंगल्स, रिक्वायर्ड एंगल्स, हमें उस कॉमन फैक्टर को पहले इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि वो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 कोई भी नंबर हो सकता है। वो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, जैसे कि पीछे के केस में 4 ही आया था, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, और वो वेरिएबल है। वेरिएबल को हमारे पास में इंट्रोड्यूस करने का तरीका क्या है? सर एक्स से, वाई से, जेड से, वही करेंगे। लेट एक्स बी द कॉमन फैक्टर बिटवीन द टू एंगल्स। ठीक है, पहले मैं लिखूंगा गिवन रेशो ऑफ द टू एंगल्स 2:3। ठीक है, लेट एक्स बी द कॉमन फैक्टर बिटवीन द टू एंगल्स, देयर फर्स्ट एंगल, ठीक है, वो 2 × x 2x आएगा। दूसरा एंगल किसके बराबर गया? 3 × x, वो 3x आएगा। फिर लिखूंगा मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ द टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। वहां से x का वैल्यू मिलेगा, x का वैल्यू जो ही मिलेगा हमारे पास में एंगल्स खुद ब खुद आएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन बेटा हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा गिवन बेटा क्या लिखेंगे? गिवन रेशो ऑफ टू एंगल्स, दो एंगल्स का जो रेशो है बेटा वो 2:3 है। लेट x बी द कॉमन फैक्टर बिटवीन द गिवन एंगल्स, या बिटवीन द गिवन एंगल्स, या टू एंगल्स। Let x be the common factor between the two angles. So फर्स्ट एंगल किसके बराबर होगा? फर्स्ट एंगल होगा बेटा जो पहले एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास में नंबर है वो बेटा 2 है ना। 2 को कॉमन फैक्टर x से मल्टीपल करेंगे, 2 × x बेटा वो 2x डिग्री होगा। दूसरे एंगल का मेजर कितना होगा? ऑल्सो सेकेंड एंगल किसके बराबर होगा बेटा? वो जो हमें रेशियो बेटा सेकंड एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग में जो रेशियो में नंबर मिल रहा है वो 3 है। 3 को बेटा कॉमन फैक्टर x से मल्टीपल करेंगे, वो 3x डिग्री मिलेगा।
नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सम ऑफ टू एंगल्स, सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू बेटा 90 डिग्री होगा। अब बताइए बेटा, पहला एंगल का मेजर क्या है सर 2x डिग्री है, दूसरे एंगल का मेजर कितना है सर 3x डिग्री है। इसका मतलब इन्हीं दो एंगल्स को अगर मैं एडप्ट करूंगा 2x डिग्री और 3x डिग्री को, वो हमारे पास में 90 डिग्री आएगा। सही बात, विच इंप्लाइज दैट 2x डिग्री प्लस 3x डिग्री इज इक्वल टू बेटा 90 डिग्री होगा। सही बात, विच इंप्लाइज दैट 3 प्लस 2 कितने हो गए बेटा 5x डिग्री हो गए। बिकॉज ये दोनों टर्म लाइक है ना, इनमें सेम वेरिएबल है और पावर ऑफ वेरिएबल दोनों में 1 1 है। इशू डिग्री के ऊपर याद थे, इशू डिग्री, ये 5x डिग्री, ठीक है, ये 5x डिग्री है। और बेटा डिग्री को आप कैंसिल भी कर सकते हो, इक्वेशन में जो यूनिट्स होते हैं ना वो कैंसिल आउट होते हैं। आप सिंपली लिख सकते हो पहला जो एंगल है वो 2x है, वो पता है उसका यूनिट डिग्री होगा, वो कॉन्टेक्स्ट में हम लिखेंगे लास्ट में, वो कॉन्टेक्स्ट में मौजूद है, लास्ट में इनके साथ हम एसोसिएट करेंगे। इसका मतलब सम ऑफ टू एंगल्स 90 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है, 90 के बराबर होगा, ठीक। 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 90 विच इंप्लाइज दैट 5x इज इक्वल टू 90 के बराबर होगा। अब जरा बताइए 5 हमें खटकता है, 5x के साथ कैसे रिलेट है, मल्टीपल में है। किसी भी मल्टीपल वाले नंबर को अगर हमने दफा करना पड़ता है तो डिवाइड करते हैं ना, वही करेंगे, डिवाइडिंग 5 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड से हम बेटा 5 से डिवाइड करेंगे। 5x डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू बेटा 90 डिवाइड बाय 5 आएगा। 5 1 जार 5 1 जार 5, 5 1 जार 5, वहां पे कितने रहे बेटा 4 रहे, 5 8 जार 40 विच इंप्लाइज दैट x का जो वैल्यू आया वो बेटा 18 आ गया, 18 आ गया, ठीक है। तो x का वैल्यू 18 आ गया। जब x का वैल्यू 18 आ गया तो हम क्या करेंगे बेटा, बारी बारी करके हम इस इक्वेशन में भी लगाएंगे x का वैल्यू और इस इक्वेशन में भी लगाएंगे, ठीक है, ठीक। तो देयरफॉर फर्स्ट एंगल वो बेटा किसके बराबर है 2x के बराबर है। फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू 2x विच इज इक्वल टू 2 इंटू 18 डिग्री, 2 इंटू 18 डिग्री। यहाँ अगर राइट साइड में आप डिग्री लगाओगे तो यहाँ पे डिग्री डिग्री चलेगा, x का वैल्यू आएगा बेटा 18 डिग्री। सही बात, तो यहाँ पे कितना आएगा 2 8 जार 16, फिर आएगा 2 1 जार 2, 2 प्लस 1 3, वो आएगा 36 डिग्री पहला एंगल। ऑल्सो सेकंड एंगल वो बेटा कितना है 3x है विच इज इक्वल टू 3 इंटू 18 डिग्री होगा, 3 इंटू 18 डिग्री होगा। वो किसके बराबर आएगा 3 8 जार 24, 4 यहाँ पे लिखेंगे, दो चढ़ेगी पहले, 3 1 जार 3, 3 प्लस 2 बेटा 5 हो गया 54, लेकिन डिग्री लिखेंगे। सही बात। अब अगर आप देखोगे पहला एंगल कितना निकला 36 डिग्री, दूसरा कितना निकला 54 डिग्री। 36 डिग्री को अगर हम 54 डिग्री से ऐड करेंगे वो किसके बराबर आएगा, 74 गए 8 कैरी, 5 गए 8 गए 9 आना नंबर डिग्री, मतलब दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री आ गया। इसका मतलब पहला एंगल जो हमारे पास में है बेटा वो कितना है, दैट इज 36 डिग्री, और दूसरा जो एंगल है दैट इज 54 डिग्री, ठीक। तो ये याद रखना बेटा। तो ये जो डिग्री है ना, इसको आप कैंसिल भी कर सकते हो, इसमें बहुत कंफ्यूजन है। तो x का वैल्यू आया 18, लास्ट में हम इसके साथ ये डिग्री का वैल्यू एसोसिएट करेंगे। सिंपली आप लिखना, बिकॉज इक्वेशन में जो यूनिट्स होते हैं अगर सेम टाइप ऑफ क्वांटिटीज दोनों तरफ से इन्वॉल्व होती है ना बेटा, वो जो यूनिट होता है वो यूजुअली कैंसिल होता है। तो इसलिए हमने बेटा इस इक्वेशन को कैरी करना पड़ेगा विदाउट यूनिट्स। x का वैल्यू फॉलो हो गया 18 आ गया, ठीक है। तो पहला एंगल 2x आएगा, वो आएगा 2 इंटू 18, वो 36 डिग्री आएगा। दूसरा एंगल आएगा बेटा 3x के बराबर 3 इंटू 18, वो बेटा 54 डिग्री आएगा। बिकॉज एंगल्स के जो यूनिट्स है, एंगल्स को नापा ही जाता है डिग्रीज में, नहीं यूनिट्स में। उम्मीद करते कि बेटा ये क्वेश्चन भी आपको समझ में। चलिए बेटा हम अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 को करने के लिए आई एम गोइंग टू रैबिट। बिल्कुल बेटा ये जो क्वेश्चन नंबर, ये एक्सरसाइज बेटा बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इज कंसर्न, ठीक है। फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ये एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा बेटा। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट्स क्वेश्चन नंबर 15। दो क्वेश्चन अब इसके करने हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बताता है, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री
द एंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ the angles are in the ratio of 1:2 beta 3. Find the measure of each angle. हमारे पास में बेटा एक ट्राइंगल है, मान लीजिए ये ट्राइंगल है, इसके तीन एंगल्स है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। इन तीनों एंगल्स का जो सम आता है बेटा किसी भी ट्राइंगल में वो 180 के बराबर आता है। मेजर ऑफ द थ्री इंटीरियर एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। अब मान लीजिए हमारे पास में ट्राइंगल है एबीसी, उसके तीन एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर है। तीनों एंगल्स का जब रेशियो निकाला जाता है, दे आर इन द रेशियो ऑफ 1:2:3। बेटा अभी मैंने बताया था, डज इट मीन कि एंगल ए 1 डिग्री है, एंगल बी बेटा 2 डिग्री है और एंगल सी 3 डिग्री है। अगर एंगल ए 1 डिग्री होगा, एंगल बी 2 डिग्री होगा, एंगल सी बेटा एंगल सी 3 डिग्री के बराबर होगा। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी यानी कि सम ऑफ दिस थ्री एंगल्स विल बी इक्वल टू 1 डिग्री प्लस 2 डिग्री प्लस 3 डिग्री। वो कितना आएगा? 2 + 1 बेटा 3 डिग्री प्लस 3 डिग्री होगा, जो कि बेटा 6 डिग्री है। लेकिन हमें पता है किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का मेजर हमेशा 180 आता है। तो इसका मतलब ये रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है कि एंगल ए 1 के बराबर है। 1 इज द नंबर इन दिस वेरी रेशियो correspond to the angle A. 2 is the number correspond to the second angle of this triangle, and 3 is the number in this very ratio correspond to the third angle. इसका मतलब मैंने अभी बताया था, रेशियो जब भी लिखा जाता है सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर होगा बेटा, इसका मतलब कि इसके एंटीसीडेंट और कंसिक्वेंट में जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं उनको कैंसिल आउट हुआ होता है, कैंसिल आउट हमने किया होता है। इसलिए जब बेटा हमने एक्चुअल वैल्यूज क्वांटिटीज या नंबर्स का ढूंढना होता है, उस कॉमन फैक्टर को हमने इंट्रोड्यूस करना होता है। तो यहाँ पे भी हम मानेंगे इन तीनों एंगल्स, एंगल ए बी और सी के दरमियान जो कॉमन फैक्टर है बेटा वो एक्स है। तो पहला एंगल किसके बराबर आएगा? 1 × x, x होगा। दूसरा एंगल किसके बराबर होगा? 2 × x, वो बेटा वो 2x के बराबर आएगा। तीसरा एंगल c किसके बराबर होगा? 3 × x, वो बेटा 3x के बराबर होगा। फिर सम ऑफ एंगल्स हम लिखेंगे 180 के बराबर है। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 और 13 किया, 13 और 14 किया, वैसे क्वेश्चन नंबर 15 को भी करना है। चले बेटा, ऐसे हम लिखेंगे बेटा, लेट द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल say ABC are in the ratio of 1:2:3। 1:2:3। मैंने बताया कि मान लीजिए एंगल्स एक ट्रायंगल एबीसी के रेशियो में दिए गए हैं। किस रेशियो में? 1:2:3। दैट इज, इसका मतलब क्या? एंगल ए के मेजर को जब मैं उसका रेशियो निकालूंगा एंगल बी के मेजर के साथ, और उसका रेशियो निकालूंगा एंगल सी के मेजर के साथ, वही हमें दिया गया है 1:2 बेटा 3। ये याद रखना। नीचे हम क्या लिखेंगे? लेट एक्स बी द कॉमन फैक्टर, एक्स बी द कॉमन फैक्टर बिटवीन, एमंग लिखेंगे, बिकॉज अगर दो से ज्यादा चीजें हैं तो दो से ज्यादा क्वांटिटीज है तो एमंग लिखेंगे। लेट एक्स बी द कॉमन फैक्टर एमंग द गिवन एंगल्स। कौन से एंगल? जो हमने कंसिडर किए ए बी और सी। ठीक है। सो एंगल ए किसके बराबर होगा? एंगल ए बेटा कॉमन फैक्टर मल्टीपल बाय नंबर कॉरस्पॉन्ड टू द number in the ratio correspond to the angle A है। And what is the number correspond to the angle A in this ratio? That's 1। बेटा एंगल A 1 × x आएगा, वो x डिग्री होगा, इसके साथ डिग्री एसोसिएट हम कर सकते हैं। एंगल B किसके बराबर होगा? जो एंगल B के कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो में नंबर है वो 2 है बेटा, 2 × कॉमन फैक्टर, वो 2x डिग्री होगा। एंगल C किसके बराबर होगा? जो नंबर बेटा एंगल C के कॉरस्पॉन्डिंग है इन द रेशियो, दैट इज 3 मल्टीपल बाय कॉमन फैक्टर, वो 3x डिग्री होगा। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ ध्यान रखिएगा बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80 क्यों? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कामा वी हैव, क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन के हिसाब से हमें दिया गया है इस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जब हम सम लेते हैं वो 180 के बराबर है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी
इक्वल टू 180 डिग्री। अब जरा बताइए एंगल ए किसके बराबर है? एंगल ए बेटा x डिग्री के बराबर है, ठीक है, वो हम लिखेंगे x डिग्री प्लस आएगा बेटा 2x डिग्री प्लस आएगा बेटा 3x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। या तो बेटा अभी मैंने बताया था 1 डिग्री को हम यहाँ से भी कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से भी कॉमन ले सकते हैं, 1 डिग्री कैंसल। इट मीन दैट अगर आपने यहाँ पे ये डिग्री हटाया, यहाँ पे डिग्री हटा सकते हैं, हर एक एंगल में हम ये डिग्री हटा सकते हैं। आपने यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लिखा है एंगल x डिग्री है, इसको भी आप हटा सकते हो। x का मतलब ये एंगल है तो इसका यूनिट बेटा आप यहाँ पे मेंशन करो या ना करो बेटा वो डिग्री होगा, लेटर ऑन फिर प्रॉब्लम होती है, सही बात। तो हाल फिलहाल के लिए अभी आप इनको विदाउट यूनिट्स रखिए। इम्प्लाइज दैट तीनों टर्म्स लाइक है, 3x भी बेटा इसमें वेरिएबल x है और पावर वेरिएबल का 1 है, यहाँ पे भी x वेरिएबल पावर वेरिएबल का 1 है, यहाँ पे भी वेरिएबल x, तो वेरिएबल का पावर 1 है। 3x प्लस 2x दैट्स 5x, 5x प्लस x दैट्स 6x, 6x इज इक्वल टू बेटा 180 डिग्री, ठीक। अब हमें यहाँ पे खटकता क्या है, व्हाट इज मल्टीप्लाइड विद वेरिएबल दैट वी डोंट रिक्वायर हियर, दैट इज 6, इसलिए करेंगे हम वो 6 क्या है x के साथ मल्टीपल है, तो डिवाइडिंग लिखेंगे, डिवाइडिंग 6 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड से हम 6 से डिवाइड करेंगे। कामा वी गेट, हमें क्या मिलेगा, वी आर गोइंग टू गेट व्हाट, कामा वी गेट, ठीक। क्या मिलेगा बेटा, यहां से हम 6x डिवाइड बाय 6 करेंगे, यहाँ पे 180 डिग्री डिवाइड बाय 6 करेंगे, डिग्री नहीं लिखना है, सॉरी बेटा, 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा, 6 1 6, 6 1 6, 6 3 18, ये 30 आएगा, which implies that x is equal to बेटा 30 आ गया, x is equal to 30 आ गया बेटा, कॉमन फैक्टर हमारे पास में 30 आ गया, ठीक है। Therefore the required angles are, the required angles are, रिक्वायर्ड एंगल्स कौन कौन से होंगे, एंगल ए बेटा x के बराबर है, x के बराबर है, ठीक, एंगल ए x के बराबर है, कामा करके, एंगल बी किसके बराबर है बेटा, एंगल बी 2x के बराबर है, और एंगल सी किसके बराबर है, एंगल सी 3x के बराबर है, 3x के बराबर है, विच इंप्लाइज दैट एंगल ए बेटा कितना होगा 30, लेकिन इसके साथ यूनिट एसोसिएट करेंगे डिग्री का, एंगल बी बेटा 2 इंटू 30 होगा, एंगल सी बेटा 3 इंटू 30 होगा, ठीक। एंगल बी, इसका मतलब इंप्लाइज दैट एंगल बी बेटा किसके बराबर आएगा, 2 3 6 मतलब 60 डिग्री आएगा, और बेटा एंगल सी किसके बराबर होगा, 3 3 9 मतलब 90 डिग्री होगा। अगर आप देखोगे बेटा पहले एंगल का मेजर 30 डिग्री, दूसरे एंगल का मेजर 60 डिग्री, तीसरे एंगल का मेजर 90 डिग्री, इट मींस दैट ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा, बिकॉज़ एक एंगल 90 आ गया। और बेटा अगर आप इन तीनों एंगल्स का सम निकालोगे, 60 प्लस 30 बेटा 90 हो गया, 90 प्लस 90 180 हो गया। इसका मतलब जो हमारे पास में रिक्वायर्ड एंगल्स है इस ट्रायंगल के वो 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री है। उम्मीद करते हैं कि बेटा ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, ठीक। अब जो इसका क्वेश्चन नंबर 16 है बेटा, यहां पे भी हमारे पास में क्या दिया गया है, मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा, यू आर सपोज टू डू इट ऑन योर ओन। डिवाइड रुपीज 1500 बिटवीन अनन्या एंड बुजू इन द रेशियो ऑफ 5:3, हाउ मच विल ईच ऑफ देम गेट, ठीक है। चलिए इसको डिलीट करते हैं इस क्वेश्चन को, मतलब ये एग्जाम में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 16 बेटा फ्रॉम द एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से बेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, सो लेट देम डिलीट फ्रॉम दिस वेरी एक्सरसाइज। बाकी जितने भी क्वेश्चन मैंने दिखाए, ठीक है, उनको अच्छे से करना, ठीक। तो बाकी जो कंसेप्ट है रेशो का वो यही है जो जैसे हमने आपको समझाया है। थैंक यू बेटा, थैंक यू।